दोस्तों, स्टडी क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम इकाई 2 परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। 2.1 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को परंपरागत राजनीति विज्ञान एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं से अवगत कराना है। तो इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी को परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता से अवगत कराना इसमें। इसके साथ ही आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के क्रम में व्यवहारवादी उपागम तथा उत्तर व्यवहारवाद के उपागम से भी परिचित कराना है। और दूसरा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो विकास हुआ उसी के क्रम में व्यवहारवादी उपागम तथा उत्तर व्यवहारवाद के उपागम से भी परिचित और कराना है। विकास के क्रम में दोनों ये जो व्यवहारवादी है और उत्तर व्यवहारवादी दोनों से परिचित कराना है। व्यवहारवादी उपागम आधुनिक है। व्यवहारवादी उपागम आधुनिक है। व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक जीवन में व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक जीवन में व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में इन उपागमों तथा द्वारा वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया जाता है। अब आइए 2.2 परिचय। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का संबंध व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों एवं अवधारणाओं यथा राजनीतिक विज्ञान तथा सत्ता के संघर्ष का अध्ययन है। वर्तमान शताब्दी और विशेष रूप से पहले विश्व युद्ध के पश्चात की अवधि में राजनीतिक विज्ञान की नई पीढ़ी ने अनुभव किया कि राजनीति शास्त्र से पहले विश्व युद्ध के पश्चात की अवधि में राजनीतिक विज्ञान ने नई पीढ़ी अनुभव किया कि राजनीति शास्त्र सत्ता के संघर्ष का अध्ययन है। इसीलिए इसे शासन से के परे कार्य करनी चाहिए ताकि राज्य को एक नहीं बल्कि संबंधित परिघटना समझते हुए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। परिणामस्वरूप राजनीतिक व्यवहारवाद का उदय हुआ। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों के मनोविज्ञान, निर्वाचनों एवं मतदान का व्यवहार एवं प्रचार, दबावकारी गुटों एवं क्रांतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि व्यवहारवाद की जड़ें 20वीं शताब्दी के शुरू में ही मिलती है, जैसे मैक्स वेबर और ग्राहम बाला की पुस्तकों में, फिर भी इसका अत्यधिक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। इसमें प्रमुख योगदान अमेरिका के विचारकों का। इसका कहना है कि समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य यथासंभव अधिक से अधिक व्याख्यात्मक ढंग से राजनीति को समझना, राजनीतिक व्यवस्था में सामान्य प्रतिमान और क्रम ढूंढना, इन तथ्यों को पर्याप्त ढंग से स्पष्ट करना और इनके विश्लेषण पर आधारित राजनीतिक कार्य के नियमों का निर्माण करना है। 2.3 परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का संबंध व्यवहारवादी क्रांति के पूर्व प्रचलित विभिन्न राजनैतिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं से है। परंपरागत राजनैतिक विचारकों ने राजनैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने वैश्विक दृष्टिकोण से किया था। प्राचीन यूनानी चिंतकों जैसे प्लेटो तथा अरस्तु ने व्यक्तियों के लिए नैतिक जीवन की उपलब्धियों का लक्ष्य रखा था। मध्ययुगीन विचारकों ने ईश्वरीय राजसत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था। मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि ये सभी विचारक परानुभववादी थे एवं उनकी अध्ययन पद्धति वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ थी। यही नहीं, उनके विचार नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से भी प्रभावित थे। यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी अध्ययन पद्धतियों में वैज्ञानिकता का सर्वथा अभाव था एवं इतिहासवादिता की संज्ञा दी जा सकती है। राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख चिंतक यथा W.A. डेनिंग, सेवाई मैकलेविन आदि ने भी इस पद्धति का ही सहारा लिया। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का काल बहुत लंबा यूनानी विचारकों यथा प्लेटो एवं अरस्तु से लेकर मध्ययुगीन तथा प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के आधुनिक विचारकों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। मुख्यतः परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की अधोलिखित विशेषताएं हैं। पहला,
आत्मनिष्ठ था और परंपरागत राजनीतिक विचारकों का दृष्टिकोण पूर्णतः व्यक्तिक एवं आत्मनिष्ठ था, वस्तुनिष्ठ नहीं। तो देख लिए हम लोग ये परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है, और ये व्यवहारवादी कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। व्यवहारवादी का अर्थ क्या होता है, ये आप लोग को हम समझा देते हैं। व्यवहारवादी का ये होता है जो व्यवहार में जो भी नियम होता है वो व्यवहार में लाया जाता हो, उसी को व्यवहारवादी कहा जाता है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी का शुरुआत हुआ, इसके पहले व्यवहारवादी नहीं था। तो एक बात और स्पष्ट है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो प्लेटो और अरस्तु का जो है ये राजनीतिक विज्ञान पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को एक नई ऊंचाई दिया और इन्हीं के रिसर्च से आज राजनीतिक विज्ञान बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। आज उन्हीं का देन है, अरस्तु और प्लेटो का। दूसरा, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। यह राजनीति विज्ञान तक ही सीमित नहीं था, अन्य सामाजिक विज्ञानों, नैतिक शास्त्रों, दर्शन एवं धर्मशास्त्रों के साथ भी इसका संबंध घनिष्ठ था। तीसरा, यह वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित नहीं था। चौथा, बौद्धिक परंपरा की प्रबलता विद्यमान थी। पांचवा, ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता था। छठा, इसमें सामान्यीकरण का अभाव था। सातवां, इसमें अंतर अनुशासनात्मक पद्धति का अभाव था। अब है 2.4 आधुनिक राजनीति विज्ञान उद्भव एवं विकास। तो हम लोग परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के चिंतकों यथा प्लेटो, अरस्तु, मध्ययुगीन विचारकों मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एवं रूसो, काउंट, हीगेल ने आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया था, किंतु उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। आत्मनिष्ठ पद्धति में कतिपय दोष व्याप्त है। इन दोषों के निवारणार्थ उत्कृष्ट पद्धति की ओर राज वैज्ञानिक आकर्षित हुए। इसी क्रम में अमेरिका में व्यवहारवाद का जन्म हुआ। यह भी सत्य है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई राजवैज्ञानिकों ने जिनमें आर्थर बेंटेले, बेकहॉट, ग्राहम बाला एवं कैटलिन के नाम उल्लेखनीय हैं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का शुभारंभ हुआ। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इसी समय ही वैज्ञानिक पद्धति का शुभारंभ हुआ था। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति का प्रमुख बौद्धिक चिंतक माना जा सकता है। ये एक परंपरावादी थे, किंतु उन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान की नींव रखी थी। 1925 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें से राज विज्ञान के क्षेत्र में हलचल मचा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत राजनीति विज्ञान का विकास तीव्र गति से हुआ है। इससे पहले के काल को पूर्व व्यवहारवादी काल के नाम से पुकारा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत राज वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि उनका कार्य मात्र कमरों में बैठकर शोध करना नहीं है, वरन व्यक्तियों एवं समाज के बीच दिन प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धतियों से विश्लेषण करना है, ताकि समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। फलस्वरूप कई विचारकों ने राजनीतिक मनोवृत्ति एवं प्रेरणाओं का अध्ययन शुरू किया। उसके लिए साक्षात्कार, वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, सर्वेक्षण, ये सब किया जाने लगा। तो हम लोग परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में देखे, अब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो हमारे चार्ल्स मेरियम थे, वे राजनीतिक और बौद्धिक चिंतक माने जाते थे और वे परंपरावादी भी थे, और उन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान में की नींव भी रखा था। और वो उनका एक पुस्तक था जिसका नाम था राज विज्ञान। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने राजनीतिक विकास का
बहुत तीव्र गति से राजनीतिक विज्ञान का विकास किया था। इसके पहले उन्होंने व्यवहारवादी काल को क्या माना जाता है? पूर्व व्यवहारवादी काल। उनके पहले के काल को पूर्व व्यवहारवादी काल माना जाता है और उसके बाद के काल को उत्तर व्यवहारवादी काल। और उन्होंने बोले थे कि राजनीति का केवल हम लोग कमरा में बैठ कर ही शोध करना नहीं है, वरन व्यक्ति समाज के बीच में जब तक नहीं जाते हैं, जब तक राजनीति और इस सब के बारे में जो दिन प्रतिदिन जो घटना है व्यक्ति के बीच, समाज के बीच में, उन सब का अध्ययन करना होगा, तभी उस पर विशेष शोध हो सकता है और उससे उत्पन्न जो समस्याएं होगी उसको हम लोग समाधान भी कर सकते हैं। उनका ऐसा कहना था कि केवल लैब प्रयोग शोध केवल कमरों में बंद होकर ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि धरातल पर भी वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जाने के क्रम में ही बहुत सारी जो वास्तविकता है, फैक्ट्स हैं, उसकी जानकारी मिलती है और वहाँ पर ही मन में विचार उत्पन्न होता है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करें, कैसे निराकरण करें। तो वही चीज़ है। उसके लिए साक्षात्कार, वस्तु विश्लेषण है और सर्वेक्षण है, तकनीक है, अभिप्रेरणा मापन है का प्रयोग किया जाने लगा था। आधुनिक राजवैज्ञानिकों ने राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं भी दी है जिनमें कुछ अधोलिखित है। कैटलिन ने राजविज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। रॉबर्ट डेल ने इसे शक्ति की खोज करने वाला शास्त्र को माना है। मैक्स वेबर ने लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति विज्ञान विभाजन में हिस्सा लेने या उसे प्रभावित करने का संघर्ष है, चाहे यह शक्ति विभाजन राज्यों के बीच में हो या राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच में। मैक्स वेबर ने कहा है। लॉस बेल ने बताया कि राजविज्ञान एक अनुभववादी अध्ययन है। राजविज्ञान क्या है? अनुभववादी है, जिसमें राजनीतिक शक्ति के निर्माण तथा इसमें सहभागिता का अध्ययन होता है, जिसमें राजनीतिक शक्ति और सहभागिता का अध्ययन होता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान भी क्या अधोलिखित विशेषता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। पहला, यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रणाली पर। दूसरा, यथार्थ वस्तु परीक्षण एवं घटना परीक्षण पर बल देता है। किसका बल देता है? वस्तु परीक्षण एवं घटना परीक्षण पर। वस्तु का परीक्षण करना चाहिए और घटना का परीक्षण करना चाहिए, इस पर बल देता है, न कि रूम में होना चाहिए। तीसरा, इसमें एकरूपता विद्यमान है। इसमें क्या है? सब एक रूप है, एक रूपता है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है, सब एक तरह से देखा गया है। चौथा है, इसमें सिद्धांत एवं पद्धति निर्माण पर बल दिया जाता है। चौथा में सिद्धांत और पद्धति, क्या सिद्धांत होता है, नया जो है आधुनिक जो है इसका कैसे हम माप करेंगे राजनीतिक विज्ञान का। इसमें राजनैतिक अवधारणाओं, इसमें सिद्धांत और पद्धति के निर्माण करेंगे तभी हो पाएगा, इसी पर इसमें बल दिया जाता है। यह सत्यापन पर आधारित है। छठा, इसमें राजनैतिक अवधारणाओं, प्रकल्पनाओं के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सातवां, यह राजविज्ञान को पूर्ण निरपेक्ष बनाता है। राजविज्ञान को पूर्ण निरपेक्ष बनाता है। आठवां, इसकी प्रकृति अंतर अनुशासनात्मक है। और इसकी प्रकृति क्या है? अंतर अनुशासनात्मक या अंतर अनुशासनात्मक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए उसके विशेषता कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान का। पहला है वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रणाली पर है आधारित है, यानी आत्मनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ है। यानी जो भी वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या हुआ कि जैसे किसी भी चीज़ों का, किसी भी कोई भी अगर प्रयोग हो रहा है तो उसका निष्कर्ष अगर 10 में से 8 का अगर एक ही आ रहा है तो यानी कि वो वस्तुनिष्ठ है, वही होता है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। दूसरा, यथार्थ वस्तु परीक्षण एवं घटना परीक्षण पर बल देता है। वस्तु परीक्षण होना चाहिए और घटना परीक्षण भी होना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एकरूपता भी रहना चाहिए। इसमें सिद्धांत एवं पद्धति निर्माण भी होना चाहिए। सिद्धांत एवं पद्धति नहीं निर्माण करेंगे तो हमारा आधुनिक राजनीति विज्ञान सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। यह सत्यापन भी, इसमें सत्यापन भी होना चाहिए। राजनैतिक अवधारणा प्रकल्पनाओं के आधार
पर क्या होना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए राजनीतिक अवधारणा और प्रकल्पना। यह और क्या कहता है, राजविज्ञान को भी निरपेक्ष बनाता है, राजविज्ञान भी इसमें होना चाहिए। इसकी प्रकृति अंतर अनुशासनात्मक है, प्रकृति इसका अंतर है, अंतर अनुशासनात्मक है। तो अब तक तो बस आज तक यहीं, फिर अगला चैप्टर में 2.5 में देखते हैं व्यवहारवादी आंदोलन का उदय और विकास।